तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस। ठीक है ना। हम आप लोग के जो कमेंट हैं उसको सिर्फ इसी में जा कर देख सकते हैं, मोबाइल में ही ना, उसमें हम सामने से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में हम देख लिया करेंगे। चलिए भाई चालू करते हैं लेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था बच्चों कि लेंस क्या होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कुछ फार्मूले वगैरह बताए थे। आपके कमेंट आ रहे थे कि इसके डेरिवेशन, हम इसके डेरिवेशन थोड़ा सा भी आपको मैं प्रमुख तथ्य बता दूं, लेंस के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको आपको बता दूं। उसके बाद हम इसके डेरिवेशन भी कराएंगे। क्या परावर्तन अपवर्तन के सारे डेरिवेशन हम लोग किए हैं ना, तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम आप लोग को इसके डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक को अभिसारी कहते हैं, एक को अपसारी कहते हैं। हमने कुछ फार्मूला आपको बताया था कि 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि m = I/o = b/u लेंस के लिए। ठीक है, हमने ये बात आपको बताई थी। हमने बताया था कि P = 1/f मीटर में, P = 100/f किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, हमने ये बात बताई थी। हमने कहा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, मैंने ये सब बातें आपको बताई थी बच्चों। ठीक है, तो देखिए फिर हमने आपको एक सूत्र और बताया था। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि m = f/f+u और m = f - v/f। ठीक है, ये भी बताया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया था कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। और इस पे हम लोग खूब सवाल भी किया गया था। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जबकि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो, और उसके लिए हमने 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 कुछ सवाल किए थे हम लोग। ठीक है, आज हमें इसे ही लेंस मेकर्स का सूत्र भी कहते हैं। आज हमें इसके आगे थोड़ा सा चलना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके आगे स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, आप लोग आते जाइए। थैंक यू। ठीक है भाई, कोई गड़बड़ी हो तो आप इसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, हमको चल रहे हैं हम आज आगे। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। बच्चों देखिएगा, अगर हम किसी लेंस को, ये कोई लेंस है समझिए, अगर किसी लेंस को हम ऐसे काट लें, ठीक है, AB के अनुदिश काट लें। ठीक है, पहले समझिएगा, ये कोई लेंस था, ये लेंस था। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या, ये सम उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, सम उत्तल लेंस है। इसकी फोकस दूरी f है, इसकी फोकस दूरी f है। इसकी वक्रता त्रिज्या r1 = r हो जाएगी और r2 = -r हो जाएगी। ये बाएं साइड है, ये दाहिने साइड है, तो r1 = r, r2 = -r। ये कैसा लेंस है, सम उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी जब हम निकालेंगे बच्चों, इसका अपवर्तनांक n है, तो जब हम निकालेंगे तो 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f = n-1 1/r और -1/r, तो ये 1/f = n-1 × 2/r आ जाएगी। ठीक है ना, या इसी को पलट देंगे। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, या इसी को पलट देंगे मेरे बच्चों, तो f = आ जाएगा कितना, r/,
2 इंटू n माइनस 1। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कोई समउत्तल लेंस है। अगर इसको हम ए बी के अनुदिश काट दें तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समउत्तल लेंस था, इसकी फोकस दूरी f थी, f की वैल्यू कितना आई, इतना आई, ठीक है। अगर हम इसको ए बी के अनुदिश काट दें तो इसके प्रत्येक भाग की फोकस दूरी 2f हो जाती है। कैसे हो जाती है इसको हमें सिखाना है आपको, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। ये कोई समउत्तल लेंस है, ठीक है, इसके दोनों तल समान उत्तल हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ए बी के अनुदिश काट दें तो इसके प्रत्येक भाग की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो समझिएगा बच्चों, ए बी के अनुदिश काटने पर, ए बी के अनुदिश काटने पर, ए बी के अनुदिश काटेंगे तो इस लेंस के दो पार्ट होंगे, एक ऐसा होगा और एक इस तरह का पार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो जो ऐसा पार्ट होगा मेरे बच्चों, उसके लिए R1 की वैल्यू R हो जाएगी, R2 की वैल्यू अनंत हो जाएगी। और अब मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी, F1 हो जाएगी, F डैश नहीं, इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी, F1। तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे 1/F1 इक्वल टू, ठीक है। हेलो एस एल गौतम, अनुज, सबको सही सुनाई पड़ रहा है भाई, सब सही क्लियर है, ठीक है। तो चलें, ए बी के अनुदिश काटने पर, ए बी के अनुदिश काटने पर क्या होगा, एक भाग ऐसे हो जाएगा ना भैया, इधर वाला, और इधर वाला अभी छोड़ दे रहे हैं। तो R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू अनंत, तो 1/F1 n-1, 1/R1 की जगह R और R2 की जगह अनंत। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n-1/R आ जाएगा, यानी F1 इक्वल टू R इंटू n-1 होगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसे, ठीक है। अभी देखें, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर हम डिवाइड कर दें मेरे बच्चों तो ये F/F1 होगा और ये R/2 इंटू n-1 इंटू n-1/R, ये कैंसिल, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f। यानी ए बी के अनुदिश जब हम लेंस को काटेंगे तो इस भाग की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, पहले की दुगनी हो जाएगी। ए बी के अनुदिश काटने पर इस भाग की फोकस दूरी पहले की दुगनी हो जाएगी। तो समझिएगा प्लीज़ ना, बात समझ में आई सबको, ठीक है। ये बात कुछ क्लियर है बच्चों, आगे चलूं, ठीक है ना। अभी समझें भैया, ठीक, समझिएगा ना। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, 1/F इक्वल टू फार्मूला लगा दिए, इतना आया, ठीक है। तो इस भाग की फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी और इसका जो दूसरा भाग होगा, ए बी के अनुदिश काटने पर एक भाग तो ऐसे होगा और दूसरा भाग ऐसे होगा भैया लोगों, ये, ठीक है। ये होगा दूसरा भाग, ये थोड़ा ऐसे बना लीजिए, ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए R1 अनंत आ जाएगा और R2 किस में आ जाएगा, -R, ठीक है। तो समझें, अब हम मान लेते हैं कि इसके प्रत्येक भाग की फोकस दूरी R1 अनंत और R2 -R, ठीक है। ऐसे ही तो होगा, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, और इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं कितना हो जाएगी, F2। तो 1/F2 इक्वल टू n-1, 1/R1, R1 की जगह अनंत है, R2 की जगह -R है, तो 1/F2 इक्वल टू n-1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू R इंटू n-1। इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा ये, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 से जब डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों तो ये F/F2 आ जाएगा और F की वैल्यू 2 इंटू n-1 है। जब हम F2 से डिवाइड करेंगे तो 4 स्टेप होगा, तो एक घूम के ऊपर चला जाएगा भैया, R से R कट जाएगा, इससे कट जाएगा। F2 इक्वल टू आल्सो क्या आ जाएगा, 2f। F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2f आ जाएगा। ठीक है, यानी लेंस के दूसरे भाग की भी फोकस दूरी कितना आ गई, दुगनी आ गई। ठीक है, लेंस के दूसरे भाग की भी फोकस दूरी दुगनी आ गई। यानी अगर कोई समउत्तल लेंस हो और उसको हम, अगर कोई समउत्तल लेंस है उसको हम, कोई भी उत्तल लेंस है उसको अगर हम AB के अनुदिश काट देते हैं तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इस पे आपके यहाँ सवाल है, उसको जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग करेंगे, आप दिमाग में बात रखिएगा। ठीक है, इस पे कई न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करते रहें। ठीक है, अभी समझें भैया, अगर इसी लेंस को ना, इसको रफ कर दें, ठीक है, अगर इसी लेंस को हम CD के अनुदिश काट दें, किसके अनुदिश, CD के अनुदिश काट दें, ऐसे ये इसके अनुदिश काट दें, ये कोई लेंस है, इसको हम ऐसे काट दें CD के अनुदिश। अभी तक हम लोग ऐसे काट रहे थे ऊर्ध्वाधर में, अब इसको ऐसे काट दें CD के अनुदिश काटने पर, तो CD के अनुदिश काटने पर, CD के अनुदिश काटने पर भैया, CD के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। CD के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाग की वक्रता वही रहेगी। ठीक है, आप CD के अनुदिश काट दोगे तो ये कुछ यूं बनेगा, यूं ना, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा भैया। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक भाग की वक्रता वही है, यानी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वक्रता रहेगी वही तो वक्रता त्रिज्या भी वही रहेगी, तो फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। क्यों? प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, किंतु प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। क्यों घट जाएगी भाई? समझते चलिएगा, सब चीज़ की नोट्स आपको मिलेगी, एक एक न्यूमेरिकल सब मिलेगा आपको। आप सिर्फ समझते चलें कॉन्सेप्ट को, उसको क्लियर करते चलें। किंतु प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी क्योंकि प्रतिबिंब की तीव्रता I अनुक्रमानुपाती D का वर्ग। अब D क्या है? इसका जो द्वारक है, लेंस के द्वारक का क्या है? व्यास है। D लेंस के द्वारक का व्यास है। तो जब हम इसको CD के अनुदिश काटेंगे तो इसका व्यास घट जाएगा, व्यास घट जाएगा तो इमेज की इंटेंसिटी घट जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक भाई। देखिए, हम आपका बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं कमेंट ना, तो आप व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी जो है हम जितना देख पा रहे हैं उतना बता देंगे आपको। तो चलें भैया आगे, कोई दिक्कत? तो आज हमने एक बात आपसे बताई, क्या कि जब किसी लेंस को ऊर्ध्वाधरली हम काटते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल रूप में काटते हैं, तो उसकी फोकस दूरी दुगनी हो जाती है। ठीक है, और जब हॉरिजेंटली काटते हैं, क्षैतिज रूप में काटते हैं, तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, अभी देखें, किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है,
किसी लेंस की फोकस दूरी हमने पढ़ा 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f अनुक्रमानुपाती n-1। हमने आप लोग को बताया है कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो ठीक है, लाल रंग का जब अपवर्तनांक कम होता है तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो किसी लेंस के लिए लाल रंग के प्रकाश की, किसी लेंस के लिए लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी अधिक होती है। किसी लेंस के लिए लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी अधिक होती है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी कम होती है। बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है, ठीक है, न्यूनतम होती है। लाल रंग के लिए अधिकतम, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में समझते चलेंगे। तो अब तक हमने आपको ये सब फार्मूले बताया, ठीक है। अभी एक बात को समझें और थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। हम आपको लेंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। हमने उसमें आपको पिछली बार सूत्र बताया था, इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल भी देंगे असाइनमेंट में। हम नेक्स्ट वाले में जब पूरा कॉन्सेप्ट बता चुकेंगे तो न्यूमेरिकल लेके आएंगे इसके ढेर सारे। आप देखें, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर कैसे माध्यम हो, समान माध्यम हो, ठीक है। अभी समझें, पतला लेंस है कोई, ठीक, इसके दोनों ओर इधर का और इधर का माध्यम कैसा है, समान है। ये पतला लेंस है, इसके इधर का और इधर का माध्यम कैसा है, समान है। तो इसकी सूत्र होगा 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसी में एक फार्मूला और बनता है भैया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम है। सपोज कीजिए इसका माध्यम n, इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और इसका n3 है। जब दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो तो एक फार्मूला बनता है n3/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2, ठीक है। तो इसको करेंगे ना, दिमाग में रखेंगे एक बात कि जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो तो 1/f इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, 1/f इक्वल टू ठीक है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ भैया, ये समतल उत्तल किसी को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, समतल उत्तल कहते हैं। ये कौन है किसको समतल उत्तल की दिक्कत हो रही है? अबे समतल उत्तल नहीं समझते हो, अपनी लैंग्वेज में समझाएं। ये समतल है और ये उत्तल है, ठीक है। ये समतल है और ये उत्तल है, ये समतल उत्तल और ये उत्तल समतल, ठीक है। ये R1 इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा, R, और R2 कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। और भैया कौन कौन सी प्रॉब्लम है समझ लें भाई। समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए R1 अनंत हो जाएगा और R2 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मेरे बच्चों और कोई प्रॉब्लम हो, इसमें एक दो लोग बाहरी ग्रुप से आए हैं, वो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए। प्लेनो कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? हाँ भैया रंजीत कुमार जी ना, प्लेनो कॉन्वेक्स ना, यही है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल, ठीक है, समतल उत्तल, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। हम अभी आपसे थ्योरी भी खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये समतल उत्तल, हमने इसकी बात उस दिन की भी थी, ठीक है। उस दिन कोई द्विउत्तल पूछ रहा था, तो ये है बाई कॉन्वेक्स द्विउत्तल, ठीक है, जिसके दोनों तल उत्तल हो। और कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को, ठीक है।
आया भैया? ठीक है, ठीक है। तो देखें बेटा प्लीज़ ना, थोड़ा कंसंट्रेट करें टॉपिक पे, क्योंकि अभी इस पे न्यूमेरिकल हम ढेर सारे देंगे, फिर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल भी अच्छा लगेगा। तो चलें बच्चों, ठीक है। तो अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको सारी बातें फिर से एक बार हम बताएंगे कि हमने कौन कौन सा फार्मूला आपको बताया। ठीक है, और सब फार्मूले के आपको डेरिवेशन मिलेंगे, एक एक फार्मूला, चाहे वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो, हाई स्कूल का डेरिवेशन, m इक्वल टू i/o इक्वल टू b/o हो, उसका डेरिवेशन ना, m इक्वल टू f/f प्लस u हो, उसका डेरिवेशन, m इक्वल टू f माइनस b/f हो, उसका डेरिवेशन ना, 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 का डेरिवेशन। और अभी मैंने आपको बताया क्या, जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो, ठीक है, तो उसका भी डेरिवेशन आपको मिलेगा। चलें आगे बच्चों, ठीक है। अभी आए थोड़ा सा देखते हैं कि जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, ये एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं, तो ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर 1/f की बात करें तो ये लेंस की क्षमता होती है, और 1/f1 भी लेंस की क्षमता, और ये दूसरे लेंस की क्षमता, तो इसके संयोजन की क्षमता हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और संयोजन की क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, चले बच्चों, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये भी डेरिवेशन ही है आपका, आगे सॉल्व कराएंगे हम इसका डेरिवेशन। अभी समझें, अगर दो लेंस रखे तो कांटेक्ट में हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी दी है ना, अगर दो लेंस हैं, सपोज कीजिए बेटा, अगर दो लेंस हैं, ये f1 है और ये f2 है, दो लेंस हैं, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी f2 है, इनके बीच की दूरी दिया है d, तो इसके संयोजन की जो फोकस दूरी होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अपॉन माइनस d/f1 f2 हो जाएगा। ठीक है, दो लेंस अगर एक दूसरे के संपर्क में परस्पर सटा कर रखे गए हैं, तो उनकी फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगी, उनकी क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगी। लेकिन अगर दो लेंस हैं, अगर उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो उनकी संयोजन की जो फोकस दूरी होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार संयोजन की क्षमता हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2। ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझिएगा। ठीक है बच्चों ना, आगे चलते हैं, इसको प्लीज़ समझ लीजिए आप, एक मिनट। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और समझिएगा, ठीक है। अभी समझें, अगर कोई लेंस, रफ करें, अगर कोई लेंस मान लेते हैं, अभी तक तो हमने ये बात किया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। सपोज कीजिए भैया लोग, अगर कोई लेंस है और वो कई पदार्थों से मिलकर बना है ना, ये मान लीजिए N1 N2 N3 N4 N5, कई पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, कोई लेंस है, अगर वो कई पदार्थों से मिलकर बना है, N1 N2 N3 N4 N5, तो ये इसके अपवर्तनांक सबके अलग अलग होंगे। ठीक है,
तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, क्योंकि सब में अपवर्तन अलग अलग होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, अपवर्तनांकों की संख्या। ठीक है, जितने अपवर्तनांक हैं ना, पदार्थों की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, पदार्थों की संख्या। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या बराबर अपवर्तनांकों की संख्या या पदार्थों की संख्या। अगर कोई लेंस ना विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना है, N1, N2, N3, N4, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर अपवर्तनांकों की संख्या। ठीक है, इसमें हम कुछ और बातें बताने वाले थे, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र वगैरह बताने वाले थे। आज आपको हम विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी निकालना सिखाने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से चलना चाहते हैं। इसमें कुछ बच्चे हमारे बहु पप्पू लल्लू टाइप के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम फिर से ले चलते हैं क्लास 10th की ओर। ठीक है, कुछ उनको हम परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने मन से ये फर्क तो करेंगे नहीं, आप इंटर में पहुंच गए हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब कोई टॉपिक चल रहा है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा अपने मन से भी पढ़ें ना। तो आए देखते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो देखें लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषा। देखिए, पहला होता है बेटा मुख्य अक्ष। पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष ना, तो समझें ये मुख्य अक्ष क्या होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि हम समझें कि आप लोग सोए तो नहीं हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखें मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस दो होते हैं बच्चों, एक ये होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलें भैया, ठीक है, तो ये पहली डिफिनेशन आपकी हुई कि मुख्य अक्ष क्या है। एक लेंस का गोली पृष्ठ ये है, एक ये है, इनको जब हम मिलाएंगे तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अभी देखें अगला आता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये थोड़ा समझने लायक चीज़ है। प्रकाशिक केंद्र की दो परिभाषा निकल के आती है। क्या, लेंस, ये लेंस है बच्चों, ठीक है, इस पर कोई किरण आई तो ये अपवर्तित होगी। ठीक है, ये विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तित होगी, फिर ये सघन से विरल में गई ना तो ये आपतित, ये अपवर्तित और ये निर्गत। आपतित माने आने वाली, ये अपवर्तित और ये निर्गत। ठीक है, तो आपतित, अपवर्तित और ये निर्गत। अगर हम आपतित किरण को थोड़ा सा आगे ऐसे डॉटेड करके बढ़ाएं बच्चों, तो आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर निकलती दिख रही है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप उत्तल अवतल लेंस में ले लीजिए, आपतित, अपवर्तित, निर्गत। ठीक है, इसको भी अगर हम यहाँ से थोड़ा डॉटेड करके बढ़ाएं तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो बात को समझें। ठीक है, लेंस पर आपतित किरण, ठीक है, यदि निर्गत किरण के समानांतर हो, लेंस पर आपतित किरण यदि निर्गत किरण के क्या हो, समानांतर। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, इसके ये क्या है, थोड़ा सा समानांतर लग रही है। ठीक है, तो यदि आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर
या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस पर आपतित किरण यदि निर्गत किरण के समानांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ठीक भैया ना। तो चलें आगे। ओके, यस सर आ रहा है ना, यस क्लियर है, वेरी गुड, ठीक, ओके ना। देखें भैया, लेंस पर आपतित किरण यदि अपवर्तित किरण के समानांतर हो, लेंस पर आपतित किरण यदि निर्गत किरण के समानांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। थोड़ा सा प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा पतले लेंसों के लिए ऐसे दे दी जाती है कि पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं। ठीक है, पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम प्रकाशिक केंद्र को खूब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो कुछ मोटी मोटा बात समझ में आई ना उन बच्चों को जो एकदम बेस जिनका क्लियर नहीं है, ठीक है, जो 10th से अभी तक लेंस उठाए ही नहीं है, तो उनके लिए मैंने चालू किया है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और प्रकाशिक केंद्र क्या है कि लेंस पर आपतित किरण या निर्गत किरण के समानांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं। ठीक है, अभी आए देखें बेटा, प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस के कई फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। ठीक है, तो प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं, उसी तरीके से उनकी दो फोकस दूरियां भी होती हैं। ठीक है ना, प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं, उसी तरीके से उनकी दो फोकस दूरियां भी होती हैं। ठीक, आज हम बहुत सारी चीज़ बताने वाले थे, हमारी 11th में भी क्लास है इसके जस्ट बाद, तो हम चाह करके भी ज़्यादा नहीं बता सकते आपको। ठीक है, तो अब आइए आज यही सब टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसको रिवीजन करते रहिए। अभी देखते हैं तो अगला किसकी परिभाषा है, लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा। लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला होता है प्रथम फोकस, दूसरा द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस देखते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, प्रथम फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह उत्तल लेंस है और यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, अथवा ना, अब आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में सब कुछ सही सही होता है, अवतल लेंस में आभास होता है। तो जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस में, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में, अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में ना, अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक, तो बात क्लियर होनी चाहिए, क्या, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, उत्तल लेंस में, अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर होता है। ठीक है, चलें बच्चों, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, तो चलें आगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे ना, बात को समझें। ठीक है,
अच्छा, लेंस की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो चलें आगे भैया। अभी अगला देखें, द्वितीय फोकस। क्या? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस की परिभाषा, प्रथम फोकस की परिभाषा क्लियर है, ठीक है। देखें द्वितीय फोकस क्या होता है बच्चों, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष के, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, ठीक है। ये लेंस है बेटा, थोड़ा सा मान लेते हैं कि मोटा लेंस है। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। अथवा अब ये अपसारी लेंस है, ये कैसा लेंस था? अभिसारी तो सिकोड़ दिया, ये अपसारी है तो ये क्या करेगा? फैला देगा। अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। तो बात क्लियर है कि नहीं ना। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और बच्चों ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? F2 से लिखते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। द्वितीय फोकस को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यानी अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस दूरी होती है वो बाईं ओर होती, इसीलिए ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वो दाईं ओर होती है, इसीलिए कैसा होती है? धनात्मक होती है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा ना। अभी इसमें एक बात और निकल के सामने आती है कि फोकस तल क्या होता है। हमने आपको बताया था कि फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये कैसा फोकस तल होगा? प्रथम फोकस तल। और ये कैसा होगा? ये भी प्रथम फोकस तल। और ये क्या है? द्वितीय फोकस तल। और ये क्या है? ये भी द्वितीय फोकस तल है, ठीक है। चलें भैया आगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। प्रथम फोकस तल, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस तल, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक। द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अभी एक बात और देखें इसमें, ठीक है। अभी द्वारक होता है क्या? लेंस का द्वारक की परिभाषा। तो लेंस का वह प्रभावी क्षेत्रफल जिससे प्रकाश का संचरण होता है, लेंस का वह प्रभावी क्षेत्रफल जिससे प्रकाश का संचरण होता है उसे लेंस का द्वारक कहते हैं। ये मुंह द्वारक इसका, ये ठीक है, ये ना। यहाँ पर किरणें आई तो भी अपवर्तित होंगी, यहाँ आई तो भी अपवर्तित होंगी, यहाँ आई तो भी अपवर्तित होंगी, तो यहाँ तो इसका द्वारक ये, ठीक है। तो लेंस का वह प्रभावी क्षेत्रफल जिससे लेंस में क्या होता है ना, अपवर्तन होता है, ठीक है। लेंस का वह प्रभावी क्षेत्रफल जिससे लेंस का अपवर्तन होता है, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। तो चलें भैया आगे थोड़ी सी बात और करते हैं, ठीक है। ये बात को समझें कि मान लीजिए ये लेंस है,
ठीक है। मान लीजिए ये लेंस है तो इसका प्रथम फोकस इधर होगा, द्वितीय फोकस इधर होगा। इसका लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? n ना, ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। इसका प्रथम फोकस इधर होगा, द्वितीय फोकस इधर होगा, तो इसके लिए हो जाएगा f2 इक्वल टू माइनस एन f1, f2 इक्वल टू माइनस एन f1। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसका सवाल लगाने के लिए आएगा तो f2 इक्वल टू माइनस एन f1, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अगर कोई लेंस है, इसका माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है, ये f1 है, ये f2 है, तो f2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1n2 f1 या f2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस n2 अपान n1 f1, ठीक है। माइनस n2 अपान n1 f1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बात को समझे कि नहीं भैया ना? f2 इक्वल टू माइनस एन f1 और f2 इक्वल टू माइनस n2 अपान n1 f1, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करते हैं। देखें, अभी आता है प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। समझें बेटा, किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कई नियम होते हैं? 3 नियम हैं, ठीक है। सब लोग जानते हो किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। किसी पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती हैं। किसी पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाती हैं, ठीक है। दूसरा है कि लेंस के ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। अब अगर यही बात अवतल लेंस के लिए कर दें बच्चों, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। या मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, हम फोकस बोल सकते हैं, द्वितीय फोकस क्यों बोलें, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये फोकस से होकर जाती हैं और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अभी तीसरा नियम देखें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समानांतर। और एक बात, लेंस के फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें, लेंस के फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। तो ये लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम थे, ठीक है। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कई नियम हैं? 3 नियम हैं मेरे बच्चों। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं, ठीक है। समानांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और इसमें क्या है, समानांतर आने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें फोकस से चलने वाली किरणें समानांतर हो जाती हैं। इसमें फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम आपको एक काम दे रहे हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, ये घर में आप होमवर्क करिएगा। इसको अगली क्लास में हम अपने आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, इसी नियम के आधार पर, इसी प्रतिबिंब बनाने के नियम के आधार पर वो सब बनेंगे। और हमने आपको बोला था कि जहाँ पर दो अपवर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अगर वो सही सही काटती हैं तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और काटती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी एवं सीधा बनता है। लेंस में सामने बना प्रतिबिंब, लेंस में सामने बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी एवं सीधा, दर्पण का उल्टा होता है। और लेंस में पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, तो बच्चों क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार हम आपसे फिर से डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने आपको लेंस में अब तक में क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, इसको प्लीज़ खूब अच्छे से दोहरा लीजिएगा ना। अगली क्लास के बाद ना, लेंस का तीसरा लेक्चर लेने के बाद चौथे लेक्चर में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, वैसे हमने आपको न्यूमेरिकल भेज दिया है, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं इसी फार्मूले पर। ठीक है, कुछ ने करके सबमिट भी कर दिया है। तो देखें, हम लेंस स्टार्ट किए थे, हमने पहला फार्मूला बताया था 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, ये बात हमने बताया था। हमने दूसरी बात बताया m = I/o = v/u। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, o क्या है, वस्तु की लंबाई है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, m क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन है। अगर प्रश्न में गुने की बात करें कि प्रतिबिंब कितना गुना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वास्तविक एवं उल्टा है अगर, तो वास्तविक एवं उल्टे के लिए m का मान ऋणात्मक, आभासी एवं सीधे के लिए m का मान धनात्मक। ठीक है, ये सब बातें हमने बताई। इसका डेरिवेशन हम आपको एकदम कराएंगे न्यूमेरिकल के बाद वाली क्लास में। P = 1/f मीटर में, P = 100/f किस में, सेंटीमीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, ये सब बातें हमने आपको बताई थी। ठीक, चलें आगे। उसके बाद हमने आपको फिर एक फार्मूला बताया था कि m = f/f + u, फिर बताया था m = f - v/f। सारे डेरिवेशन कराएंगे। फिर हमने बताया था कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर कैसे माध्यम हो, समान माध्यम हो। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो, तो ये क्या होगा, n3/v - n1/u = n2 - n1/r1 + n3 - n2 क्या r2। ठीक है, इतनी बात हमने आपको कराई थी। उसके बाद हमने फिर आपको बताया कि जब कोई लेंस हो ना, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी f2 है, तो f2 = -nf1, और अगर इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है, ये f2 है, ये f1 है, तो f2 = -1n2f1। ठीक है, हमने आपको ये बताया। ठीक ना, तो ये सब हम लोग करेंगे। समय लगभग हो रहा है, प्लीज़ इसको समझ लीजिए कि सारे डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे कराएंगे, जब आप न्यूमेरिकल के खूब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब। फिर हमने आपको बताया प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, अभी और देखें इसमें ना, ये कट रहा है कि नहीं, अच्छा देखें यहाँ शायद सही है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। फिर हमने बताया कि P = P1 + P2। फिर हमने आपको बताया
कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2 p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस डी p1 p2। ठीक है, फिर हमने आपको एक बात बताई कि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर जब काटते हैं तो उसकी फोकस दूरी दुगनी हो जाती है, लेकिन किसी लेंस को अगर हम ऐसे बीचों बीच काटते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, बल्कि उसके प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, अभी उसके बाद फिर हमने आपको ऐसे बताया लेंसों से संबंधित परिभाषाएं थोड़ी सी ना, उसको दोहराइएगा। फिर हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, और प्रतिबिंब आप बना के लाएंगे अगली बार। ठीक है, तो बच्चों समयाभाव है ना, इसके बाद हमारी 11th में भी क्लास है। हमारा पढ़ाने का मन तो बहुत था कि आज बहुत चीज़ें डिस्कस करते, लेकिन समय नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ना इसके आगे कुछ डिस्कस करने के लिए कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र विस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब लेंस की कंडीशंस निकालेंगे कि अगर लेंस को हम द्रव में डुबोएं, लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ढेर सारी चीज़ें ना, ये तीनों चारों चीज़ें हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो उसको बताने के बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप खूब बढ़िया सुरक्षित रहिए, घर में रहिए ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।